मेरा जो सफ़र रहा वो बड़ा कठिनाई का सफ़र रहा। इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी माँ का बड़ा हाथ था। मेरे फादर की जब डेथ हुई, जब मैं 6 साल का था, जीवन में राजनीतिक से पहले भी बड़े संकट आए। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने पहला जब सांसद का इलेक्शन यहाँ से लड़ा, बादली हल्के के आशीर्वाद से मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उस टाइम मेरी टिकट कटी। आपने टिकट कटने का जिक्र किया, पर ये जरूर थी भाई, कांग्रेस के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो ये आपको कन्फ्यूजन किस तरह हुई कि टिकट मिले या ना मिले? पहले ही आपने ऐलान कर दिया लड़ने का। मुझे कांग्रेस की नीतियों का पता होता। तो यही कह रहे हैं कि बादली में तो एक ईंट भी नहीं लगवाई कुलदीप बस ने। स्वयं जिस गांव में जन्म लिया, उस गांव में एक ईंट नहीं लगा इसका। वो पहले दिन ये मांग की थी कि जो 1600 करोड़ रुपए गांव में लगाए हैं उनकी जांच हो। आपने गड्ढों में सड़क में दिखाता है यहाँ पे झज्जर टू बादली, इस सड़क का निर्माण किसने रोका, क्यों रोका? आने वाले इलेक्शन में बादली का विधायक कौन होगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, राजनीतिक आज बड़ी गंदी हो चुकी है, पर ये नेता भी स्टैंड पर नहीं रहते। और राजनीतिक की शुरुआत और अंत हुड्डा साहब के साथ होगा। विधानसभा में सबसे बेबाक कौन बोलता है? अभय सिंह भी है। सरकार में आपकी पार्टी से अलावा आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? कहीं किसी की मंत्री का पत्ता कट जाएगा, किसी एमएलए का काम होने बंद हो जाएंगे। ये लुटेरों की गवर्नमेंट है दोनों। ये तो कह रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ते हैं। लड़ो ना फिर। चौधरी देवीलाल को मैं पसंद करता हूँ, जो अभय सिंह चौटाला आज ये हांडता है। ये साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस प्रकार से हमारी बेटियां बैठी थी, जो लैंग्वेज वो स्पीकर के प्रति कर रहा था, क्या ये शोभा थोड़ी देती है? कुछ नारे लगा रहे थे कि हुड्डा सीएम, कुछ लगा रहे थे जी कुमारी शैलजा सीएम। तो आप तो मौजूद हो गए उसमें मीटिंग में, क्या कुछ था मामला? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंच चुके हैं बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी के पास और उनसे जानेंगे कि बादली के गांव देहात से निकलकर चंडीगढ़ की विधानसभा में पहुंचने तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और क्या क्या उसमें कठिनाइयां थी। नमस्कार जी। राम राम। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआती जीवन था वो कहाँ से आपने सफ़र किया इसके? देखिए, एक तो आपका स्वागत है, आप इतनी दूर से चल के आए। सफ़र अगर शुरुआत की करूँ तो मेरा जो सफ़र रहा वो बड़ा कठिनाई का सफ़र है। और इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी माँ का बड़ा हाथ था। मेरे फादर की जब डेथ हुई, जब मैं 6 साल का था, और उसके बाद मेरी माँ ने एक दिशा दी, एक उनका आशीर्वाद था, उनका दिशा निर्देश थी, उनके दिखाए रास्ते पे हमने चल के अपने माँ बाप पे यहाँ तक पहुँचे। जीवन में राजनीतिक से पहले भी बड़े संकट आए, और कोई भी अगर आपने, चाहे वो किसी भी चीज़ का एक किस्म से भी पेपर होते हैं, चाहे वो पढ़ाई का पेपर है, चाहे वो लाइफ का पेपर है, चाहे वो राजनीतिक का पेपर है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने अपना राजनीतिक सफ़र 96 में मैंने ये शुरू किया। 96 में मैंने पहली बार मैं अगर कांग्रेस में पदाधिकारी बना। किस लेवल पे? यूथ के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद फिर तो चलते गए। फिर तो यहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत मेरी 91 से वैसे राजनीति की शुरुआत की थी। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने पहला जब सांसद का इलेक्शन यहाँ से लड़ा, उस टाइम से मैंने शुरुआत की थी। पर जो एंट्री कांग्रेस की, एक तो उस टाइम हम वोटर थे, वोटर के बाद फिर हम राजनीतिक में मेरी एंट्री 96 में, जब हुड्डा साहब प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद से हम राजनीतिक में मैंने सक्रियता की। उसके बाद मैं पटौदी में मैं सेटल हुआ। वहाँ से मैंने पहले ब्लॉक समिति जीता, फिर जिला परिषद इलेक्शन जीता। उसके बाद मेरा पैतृक गांव मेरा सुरैती है, यहाँ पे बादली हल्के के आशीर्वाद से मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उस टाइम मेरी टिकट कटी, तो लोगों ने बड़ा साथ दिया। और जो लोगों ने 33-34 हज़ार वोट दी थी, वो एक भगवान रूपी मेरे पास आशीर्वाद दिया था। और उसी आशीर्वाद के बाद दोबारा जब बादली की जनता के बीच में, मेरा हल्के की, बादली हल्के की जनता के, अपने चाचा ताऊ भाइयों के बीच में, माताओं के बीच में गया, और उन्होंने विजय बनाया और अपना आशीर्वाद दिया। और यहाँ तक पहुँचाने में अगर सबसे बड़ा कोई किसी का रोल है तो बादली क्षेत्र की 36 बिरादरी का रोल है।
तो आपने टिकट कटने का जिक्र किया, तो वो किस लॉजिक क्या समीकरण बैठे थे उसमें कटने के? देखिए वो हमारा एक सीटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला हुआ, उसकी वजह से टिकट कटा। पर उसमें भी मैं पार्टी से बागी होके कोई बात नहीं थी। मैंने इसमें स्वयं हुड्डा साहब से कहा था कि भाई इस आदमी को अगर टिकट मिलती है, वो मैंने पब्लिकल चैलेंज किया था कि भाई ये आदमी अगर इलेक्शन लड़ता है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो मैंने इलेक्शन इसलिए लड़ा। आप थे पार्टी में, लेकिन फिर आपको निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ा। मैं कांग्रेस पार्टी में तो था, कांग्रेस पार्टी से मैं बाद में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। पर वो इलेक्शन जहाँ तक कांग्रेस से दूर होके या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या भाई दीपेंद्र से दूर होके कोई इलेक्शन नहीं था। ना आत्मा दूर थी, ना शरीर दूर था। पर ये जरूर थी भाई कांग्रेस के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। क्योंकि मेरी एक जिद थी, जिद मतलब कोई बात एक ऐसी थी, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता, पर मैंने कहा था, एक वचन दिया था। मैंने एक रैली की थी 16 सितंबर की, मेरे याद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिवस पर, और उसमें करीबन 40 से 50 हज़ार लोग थे। उसमें मैंने एक संकल्प लिया था, उनसे वादा किया था कि भाई चाहे टिकट मिले या ना मिले इलेक्शन लड़ेंगे, और लोगों ने लड़ाया, मैंने लड़ लिया। तो ये आपको कन्फ्यूजन किस तरह हुई कि टिकट मिले या ना मिले, पहले ही आपने ऐलान कर दिया लड़ने का? मुझे कांग्रेस की नीतियों का पता होता है, क्यों सीटिंग गेटिंग का चक्कर पड़ता है। अच्छा जी, आपको ये पहले से पता है कि दिल्ली से भी पहिया कभी भी घूम सकता है? नहीं, दिल्ली से नहीं, सीटिंग गेटिंग का चक्कर पड़ता है। तो अब भाजपा वाले भी धनखड़ साहब जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि बादली में तो एक ईंट भी नहीं लगवाई कुलदीप बस ने, तो आप मेरे को दोबारा मौका दो। उससे पहले भी थे वो। 5 साल मंत्री रहा है तो बता दे भाई, क्या लगवाई उसने, वो आके बताए। बादली की जनता पूछना चाहती है, और हरियाणा की जनता ही पूछना चाहती है। अगर 5 साल इतना पावरफुल मंत्री बना, जिसके पास इतनी ताकत हो, पंचायत राज उसके पास, कृषि उसके पास, रेवेन्यू भी उसके रहा है, माइनिंग उसके रही, क्या क्या नहीं रहा उसने। स्वयं जिस गांव में जन्म लिया, उस गांव में एक ईंट नहीं लगा सका वो, तो बादली हल्के में क्या लगाएगा। दूसरा, मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, पंचायत राज में मैं धनखड़ साहब, ओम प्रकाश जी को, क्योंकि मैं ओम प्रकाश जी इसलिए कहता हूँ कि हमारे धनखड़ भाई हो, कहते हैं भाई तुम धनखड़ नहीं कहेगा, ओम प्रकाश कहा। अगर मैं ओम प्रकाश जी को एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से बादली के अंदर 16,500 करोड़ की बात करते हैं कि मैंने बादली में 16,500 करोड़ रुपये लगाए, 1650 करोड़ मैंने पंचायतों में लगाए। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वयं मैंने मुख्यमंत्री जी से अपने विधानसभा में जाते ही पहले दिन ये मांग की थी कि जो 1600 करोड़ रुपए गांव में लगाए हैं, उनकी जांच हो कि वो बादली हल्के के गांव में लगे या नहीं लगे। हमारे 100 गांव पड़ते हैं, तो 1600 करोड़ डिवाइड बाई 100 गांव, आप देख लो कितने होते हैं, 16 करोड़ हो गए ना। तो आप जाओ बादली हल्के के गांव में जाओ, छोटे गांव भी हैं, बड़े गांव भी हैं, आपको खुद ये पता लग जाएगा कि बादली हल्के में 16 करोड़ पर गांव में किस में लगे हैं। अब हम जिस तरह से आ रहे थे रास्ते में, तो सड़क कम और ब्रेकर ज़्यादा दिख रहे थे, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर रोड में आपका किस तरह हो गया? आपने एक चीज़ और नहीं देखी, अभी और थोड़े दिन पहले आते थे, सड़क में पहले गड्ढे हुआ करते, आपने गड्ढों में सड़क में दिखाता है यहाँ पे। ओम प्रकाश जी कहते हैं एक ईंट नहीं लगाई, 3.5-4 साल से, तो चलो 3.5 साल से तो आप मेरे को चुना है, उससे पहले ओम प्रकाश जी भी रहे। झज्जर टू बादली इस सड़क का निर्माण किसने रोका, क्यों रोका, क्या कारण था। जब दाब पड़ी विधानसभा में, मैंने मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम को मैंने जब कहा, और बार बार एजेंडे में भी मैंने रखता था, बार बार मैंने ये बात को उठाया, फिर इनकी नारियल फोड़ने की होड़ लगी, मैं फोड़ूंगा। तो ये बादली हल्के में मेरे को जो ग्रांट मिली, ईमानदारी से, सबसे पहले अगर मैं 90 MLAs हैं, सबसे पहले मैंने मेहनत करके अपनी ग्रांट लेके आया। वो ओम प्रकाश जी ना लगने दें उसकी बात है, पर अब मेरी ग्रांट जो आई है वो गाँव में लगने लग रही है। एक MLA की जितनी ताकत है, मेरे पास एक ताकत ये है कि मैं अपनी 3 चीज़ों की जिम्मेवारी लेता हूँ बादली की जनता को, मेरा व्यवहार, मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी। इनमें कोई बादली की जनता अगर मेरा कसूर निकाल देगी, या भाई मैं कभी दुख सुख में नहीं रहा हूँ, तो हम बादली की जनता के गुनाहगार। रही विकास की बात, मैं इतनी ज़रूर कहता हूँ ओम प्रकाश जी, अब समय बादली की जनता का आ गया है, हरियाणा की जनता का आ गया है। अगर बादली में विकास और रोजगार नहीं दिला पाया, तो
तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो अगर हम आपके ही मुख से सुनना चाहें तो 2024 में आने वाले इलेक्शन में बादली का विधायक कौन होगा? बादली की जनता जिसे बनाएगी। तो आप भी कुछ तो बयान दे ही सकते हो। नहीं, मैं मेरे अगर सारी चीज़ हाथ में हो, बादली की जनता अपने बेटे अपने भाई को बनाएगी, कोई ये बता रहा हूँ आज आपको। अब ये भी जिक्र कर रहे हैं लोग कि हमारे पास कम समय बिताते हैं विधायक जी, चंडीगढ़ ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? चलो भाई, अगर कोई भाई कहता होगा तो अलग बात है, पर बादली हल्के के लोग, मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ, चंडीगढ़ का तो नाम आप कह नहीं सकते। मैं चंडीगढ़ एक दिन जाता हूँ, मंगल और बुध की जो हमारी मीटिंग होती है, उसके अलावा तो भाई हम चंडीगढ़ रहते नहीं। और भाई किसी ने विपक्ष ने कभी कही होता अलग बात है ना भाई, बादली की जनता ये जानती है कि हमारा बेटा और हमारा भाई हमारे बीच में रहता है। और जितनी हाजिरी, अगर मैं नहीं हूँ तो भाई है, भाई नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो मिसिज है, भांजा है, हम बादली की जनता, ये हमारी कोई कंप्लेंट नहीं मिल सकती कि भाई ये परिवार, ये छोरा है हमारा, हमारे दुख सुख में नहीं खड़ा है। जैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, इनका हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके अपने चाचा था वो अपने भाइयों के मैं बीच में रहूं। और ये कंप्लेंट किसने आपको की मुझे पता नहीं, पर ये कंप्लेंट गलत है कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। अब एक सभा सुन रहे थे आपकी, आपने बयान दिया उसमें, और साथ में उसमें सांसद जी मौजूद थे, अरविंद शर्मा जी, कि इन्होंने हर घाट का पानी पी रखा, बाकी आप समझदार हो, तो उसका क्या मतलब था? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, राजनीतिक आज बड़ी गंदी हो चुकी है। और ईमानदारी से अगर दिल की बात आप पूछो, लोगों ने तो, लोग कहते हैं कि भाई लोग स्टैंड पे नहीं रहते, पर ये नेता भी स्टैंड पे नहीं रहते। सुबह किधर हैं, शाम ने किधर है। मैं गर्व से कहता हूँ, ठोक किसी ना ठोक के कहता हूँ, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से राजनीतिक शुरू किया, उसके साथ हूँ, और राजनीतिक की शुरुआत और अंत हुड्डा साहब के साथ होगा। अब एक सीएम का ही जिक्र कर लेते हैं हम। पहले भजनलाल जब सीएम बने तो वो कह रहे थे, जिस तरह से मेजोरिटी उनके पास आ गई थी विधायकों की, और फैसला फिर दिल्ली से हो गया, तो अगर ऐसा समीकरण कभी बैठता है तो आपका पक्ष किसकी साइड रहेगा? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ। बेबाक तरीके से। बिल्कुल। और बताओ। और हम पूछना चाह रहे थे कि बादली का विधायक है जो, वो बोलते हैं कि बहुत ही बेबाक बोलते हैं, और लेकिन पीछे खबरों में ये भी चल रहा था कि यहाँ के जो गुंडा कह ले या फिर प्रशासन की लापरवाही कह ले, उनको ही डराने धमकाने की खबरें आ रही थी सामने। देखिए, एक बात आपको बताऊँ आज, पहले तो उस बात का, अरविंद शर्मा की पूरी बात तो आपने सुनी ना, मैं जो कहना चाह रहा था, घाट घाट वाले आप फेर गए ना। हाँ। ये जो वो लोग हैं जो रोहतक, सोनीपत, झज्जर के नाम से रोते थे, विकास होगा, अरविंद शर्मा ने पार्टी क्यों छोड़ी थी कि झज्जर रोहतक को विकास करा दिया, झज्जर रोहतक को विकास करा दिया। आज वो झज्जर रोहतक किस मुँह से वोट मांगने के लिए आए थे? तो घाट घाट का पानी का मतलब ये है, ये सारी पार्टियों के घेमकत्तू की तरह चक्कर लगा चुके, और इनका, ऐसे लोगों का कोई वो नहीं होता। दूसरा, मेरा एक मिशन है, हानि लाभ मरण जीवन, यश अपयश, ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है, ये सब भगवान के हाथ में है। पर मेरा मिशन है बादली में, और मैं इस पे मैं कामयाब भी हुआ हूँ, और आने वाले समय में और इस पर तगड़े तरीके से हम लगेंगे। देखिए, नस्ल और फसल की बात लोग करते हैं। आज अगर हमारी फसल भी ख़राब हो रही है और हमारी नस्ल भी ख़राब हो रही है, तो ना देश आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता, ना हल्का आगे बढ़ सकता, ना गांव आगे बढ़ सकता। मेरे इलाके में अपराध और नशा, खासकर हमारे बादली हल्के के आसपास, बहुत ज़्यादा था। और मैं इसमें धन्यवाद करता हूँ राजनीतिक से ऊपर उठ के, इसमें मेरा पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। इससे पहले एसपी थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जाने के बाद लोग अच्छाई बुराई निकाल देते, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज के जो पुलिस कप्तान आ रहे हैं, बहुत होनेस्ट ईमानदार आ रहे हैं, और बदमाशों पे नकेल कसने का काम कर रहे हैं। और अच्छे ऑफिसर हों तो मैं उनका सम्मान और उनका स्वागत भी करूंगा, और बुरे अफसर हों चाहे नेता हो, चाहे मेरी पार्टी का भी कोई गलत काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी हूँ। नशे और अपराध को मेरी प्राथमिकता है कि इसको मैं अपनी तरफ से ना पनपने दूं, क्योंकि यहाँ नेताओं ने जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पुलिस और नेता दो ऐसी ताकत हैं जिनके संरक्षण बगैर ना गुंडे पल सकते, ना नशा बेचने वाले पल सकते। जो यहाँ पे जो हमारा बादली हल्के का माहौल ख़राब हुआ, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण था, जिसकी वजह से ये बादली हल्के का माहौल ख़राब हुआ। मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा
इस बादली जनता के लिए है। मेरे में जो भी ताकत होगी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूँ। कोई मेरे बपौती नहीं, ना मेरी कोई कि भी मेरे लिख रखी है, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मैं तो अपनी तरफ से होने नहीं दूँगा। मैं अपनी नस्ल और फ़सल को मैं ख़राब नहीं होने दूँगा। हाँ, मैं ना बदमाश को पसंद करता, ना नशा बेचने वालों को पसंद करता, और ऐसे लोगों को ना मैं अपनी टोल में शामिल रखना चाहता। मुझे राजनीति करनी है तो साफ़-सुथरी करनी है। भगवान ने मेरे को दोबारा जन्म दिया कोविड में। इन लोगों की दुआओं से, इन लोगों के आशीर्वाद से बचा। मेरी नीति और नियत बिल्कुल साफ़ है कि ईमानदारी से, मेहनत से, वफ़ादारी से और सच्चाई से इस बादली हल्के के लोगों की जितनी मेरे से सेवा हो करूँ। और ये आज भी कह रहा हूँ, ना बदमाश को मैं पसंद करता, ना मैं इनको बढ़ावा देता, ना नशा बेचने वालों को बढ़ावा देता। मैं अमन, चैन, भाईचारे को पसंद करता हूँ, जिससे मेरा इलाका आगे बढ़े, मेरा भाईचारा आगे बढ़े, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी हेल्थ लें, उसके साथ-साथ अच्छे ऑफ़िसर बने। मेरी ये उनके साथ शुभकामनाएँ भी, और मेरे दिल की एक तमन्ना है कि मेरे बादली हल्के में हर खेल में वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, एचसीएस हो, डॉक्टर्स हों, मेरे बादली हल्के के जाएँ, और उससे मेरा भी सीना चौड़ा हो। हम जाके कहीं बादली हल्के का नाम आता है तो उसके माँ-बाप का, जिस माँ-बाप ने इतने मेहनत करके पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, और उसका बच्चा अगर आईएएस, आईपीएस लगता तो उसके लिए तो सबसे बड़ा खुशी की कोई बात नहीं होती। और उसी का बच्चा अगर किसी क्राइम और उसमें जाता है तो उसके माँ-बाप से ये पूछिए कि उसके माँ-बाप पे कितनी, मतलब उस पे क्या संकट उसके ऊपर आते हैं। तो मैं लोगों से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ, ख़ासकर युवाओं से, कि नशे और अपराध से बचें और अपने माँ-बाप का, जिन्होंने आप इतने उससे पाले हो, उनका अपना ख्याल रखना चाहिए। अब एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है कि युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं और युवाओं को पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सीईटी की बात करो या फिर पहले हरियाणा पुलिस से बात करो, कोई भी भर्ती सिरे नहीं चढ़ा रहे। सीईटी की बात कर लो, जहाँ तक मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, जितना इस गवर्नमेंट ने युवाओं के साथ धोखा किया है, अग्निवीर के नाम से बच्चों को, फौज में जो बच्चे जाते थे उनको ठगा, सीटेट के नाम से नौकरियों का इनका, बच्चों को इन ठगा। आज कौन सा ऐसा वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे यूथ है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मिडिल मैन बिजनेसमैन है, जो आज इस प्रदेश और देश की गवर्नमेंट से तंग ना हो? मुझे बताओ। किसान खाद मांगता है तो लठ मिलते हैं, किसान एमएसपी मांगता है तो लठ मिलते हैं, एससी बीसी के भाई बीपीएल कार्डों के लिए अपना हक मांगने की बात करते हो तो उनको लठ मिलते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर अपना हक मांगते हैं तो उनको लठ मिलते हैं, जहाँ हमारे कर्मचारी अपना सम्मान भत्ते की बात करते हैं उनको लठ मिलते हैं, खिलाड़ियों को लठ मिलते हैं। तो क्या ऐसे ये लोकतंत्र में ये चीज़ अच्छी है कि लठतंत्र है या लोकतंत्र है? किसी भी रूप, कहीं पे भी आप देखियो, आज तक का रिकॉर्ड है, जितने एजिटेशन इस देश में बीजेपी के रहते हुए हैं, किसी ने भी। आज मणिपुर जल रहा है, मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने के लिए नहीं तैयार, प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपके खिलाड़ी, जिनको प्रधानमंत्री गले लगा के बात करता है मेरी बेटी है, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया? क्या उस बेटियों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द बोले? चाइना की बात करते हो, उससे पाकिस्तान की बात करते हो, आज कितने हज़ार सेंटीमीटर हमारी ज़मीन चाइना ने कब्जा ली, एक शब्द बोले प्रधानमंत्री जी? और देश के ही बहुत मुद्दे हैं, बाहर की तो बात करनी दूर। फिर ये तो देश को एक गुमराह करने की बात है। आज कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों ने मन बना लिया है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार देश से बाहर। अच्छा जी। अब अगर कुलदीप वसी से पूछा जाए, विधानसभा में सबसे बेबाक कौन बोलता है? चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता पक्ष में हो, आपके नज़र में सबसे बेबाक और जोशीले ढंग से कौन प्रस्तुत करता है अपनी बात को? देखिए, मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से एक बात कहूँगा, जब उसके इलाके की जनता अगर चुन के भेजती है, अगर वो अपने हलके की दबंगाई अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को रख नहीं सकता, उठा नहीं सकता, तो मैं तो कहता हूँ सब ये गलत है। कई एमएलए ऐसे हैं जो नए पहली बार चुन के गए हैं, चाहे हमारे अमित सिहाग जी हैं, चिरंजीव राव हैं,
हमारे एक आधे एमएलए विपक्ष के भी हैं, हम्म, अभय सिंह भी है, हम्म, तो कई है अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। गवर्नमेंट के एमएलए तो, मंत्री तो बेचारे वो, उनके तो नकेल डली हुई है, वो तो बोल नहीं सकते। अगर वो बोले हैं, काफ़ी एमएलए ऐसे इन बीजेपी के भी बोलते हैं कि भाई हमारे हल्के में विकास नहीं हो रहे, पर ये ज़रूर है, वो किसी भी दल का नेता है, विधायक है, उसका फ़र्ज़ बनता है अपने हल्के की लड़ाई को लड़े। सरकार में आपकी पार्टी से अलावा आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? सरकार, राजनीतिक हाँ जी, मित्र, राजनीतिक। राजनीतिक मित्र मेरे कई हैं। अगर एक का नाम पूछना चाहें, हम 90 विधायक बैठते हैं विधानसभा में, अगर एक को हम पूछना चाहें तो सबसे अच्छा मित्र कौन है आपका? यार मेरे ये तो कई कई मित्र हैं मेरे। नहीं, हम तो एक पूछना चाह रहे हैं जी। नहीं, कई है ना मेरे तो, एक का नाम किसका बताऊँ? अच्छा, वो नाराज हो जाएंगे क्या फिर? नहीं, कई है मेरे में। देखिए ऐसा है, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो मित्रता कहना तो बहुत आसान, निभाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथी हैं काफ़ी, हमारे साथ बैठते हैं, पर मैं अपना उनका नाम ले दूंगा तो बेचारे मंत्री भी हमारे साथी हैं और अच्छे साथी हैं। कहीं किसी की मंत्री का पत्ता कट जाएगा, किसी एमएलए का काम होने बंद हो जाएंगे, तो भाई जो हमारे विपक्ष के मेरे साथी हैं, उन्हें पता है मैं जिनका साथी हूँ, और हमारे पार्टी के भी हैं, पर कोई किसी का दुश्मनी, मेरे तो सब साथी हैं। अब जैसे ही मतलब दिन उगता है और शाम होते होते एक साइड से तो बयान आते हैं कि जजपा को छोड़ दो, पार्टी का नुकसान हो रहा है, दूसरी साइड से आ रहे हैं कि ये जो बयान दे रहे हैं इनका कोई जनाधार नहीं है। तो ये कब तक चल रहा है इनका सिस्टम? ये लुटेरों की गवर्नमेंट है दोनों, जेजेपी और बीजेपी, इनमें होड़ मची हुई है कि जितना लूट सके लूट ले। और दुष्यंत चौटाला, आपने एक बयान सुनते होते, जब इलेक्शन चल रहे थे, एक भाई कहता था जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कौम का गद्दार कौन था जो 10 सीट ले जाके बीजेपी के खिलाफ मिले, आप उनकी झोली में जाके बैठे। एक भाई कहा करता, बोला ब्याह मोदी का फोटू खट्टर ना, ब्याह खट्टर का फोटू मोदी का। कोई कहता जमुना पार भेजेंगे, फिर यार बन के बैठ के। आज क्या हो रहा है, बीजेपी ने तो उनको भगा दिया है। सिर्फ अब एक ही चीज़ है कि बेशर्मी की एक हद होती है। उन्होंने एक लूट का एक भी, अभी जितना मिल सके लूट लें, और ना उन्होंने तो बार बार जब जो उनके मंत्री कहते हैं, उनके प्रभारी कहते हैं, उनके अध्यक्ष कहते हैं, और फिर चिप के बैठे, तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने भ्रष्ट लोग हैं। और इन्होंने ये भी पता है कि ये देखना, ये कहते हैं हम 10 सीटों में से लोकसभा लड़ेंगे। मैं आज कह रहा हूँ, आज आपको बताइए, इनको एक सीट नहीं मिले और ये बीजेपी के साथ पैर पकड़ के उनकी गैल चलेंगे, देखना। ये तो कह रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ देंगे। लड़ो ना, फिर लड़ो, ये कुछ नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। कौम के गद्दार आज कौन है हरियाणा में, ये सब ने पता लग गया। और इन्होंने, चौधरी देवीलाल को मैं पसंद करता हूँ, मैंने आज तक कभी मेरे मुंह से चौधरी देवीलाल का एक शब्द भी आपने कभी राजनीतिक तौर पर बुराई से ना निकला, ना निकलेगा। चौधरी देवीलाल का भी इन्होंने नाम डुबोने का काम किया। वो किसान के, मजदूर के, सबके हितैषी थे। जो चौधरी देवीलाल का एक देश में, विदेशों में भी जो नाम हुआ, ताऊ देवीलाल का नाम जो हुआ, इन्होंने ताऊ देवीलाल के नाम को डबोने का अगर कोई काम किया है तो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, साथ में जो अभय सिंह चौटाला आज ये हांडता है, ये साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ पैसे से अलावा, जब आप अभय सिंह की एक लैंग्वेज देखते हो, अभय सिंह, आपने पूछा ना आपके मित्र कौन थे, तो मैं जब विधानसभा में गया तो मैं अभय सिंह की मेरी अच्छी दोस्ती है, आज भी मेरी अच्छी दोस्ती है। पर आप विधानसभा में स्पीकर, एक चेयर्स जो होती है वो बड़ी सम्मानित होती है, देश देखता है, हमारे युवा भी देखते हैं। जिस प्रकार से हमारी बेटियां बैठी थी, जो लैंग्वेज वो स्पीकर के प्रति कर रहा था, क्या ये शोभा थोड़ी देती है। और मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ, हरियाणा की जनता ने, जेजेपी हो, बीजेपी हो या एनएलडी हो, इनको नकार दिया। आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे सोनिया जी खड़गे जी के नेतृत्व में हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज बनेगा, और आम जनता का राज बनेगा। उनका राज नहीं बनेगा, आम जनता का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, सभी वर्ग को साथ लेके, जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जो काम किए थे, उन कामों में जो 10 साल इन्होंने हमारा एक नाश पीटने का काम किया बीजेपी ने, तो वो काम अब 1 साल के बाद
उसी गति से हमने हरियाणा में शुरुआत करनी है। अब आपकी पार्टी से भी बात कर लेते हैं जी, हमने सरकार की तो कर ली। बीते दिनों प्रभारी जी ने मीटिंग ली, वहाँ भी चर्चाएँ हुई कि कुछ नारे लगा रहे थे कि हुड्डा सीएम, कुछ लगा रहे थे जी कुमारी शैलजा सीएम। तो आप तो मौजूद होंगे उसमें मीटिंग में, क्या कुछ था मामला? देखिए, एक चीज़ आज आपको बता रहा हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय दीपेंद्र जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, या और हमारे सारे नेता, हम सब एक हैं। और जब मेरे चाहने वाले 10 लोग हैं, तो अक्सर ये बातें चलती है, कोई गंभीर बात नहीं है। सारी कांग्रेस एक है और बीजेपी से डट के मुकाबला। देखिए, शैलजा जी का अपना कद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना कद है, रणदीप जी का अलग अपना कद है, सबका अपना एक पिक्चर में हर आदमी का रोल सबका फिक्स होता है, किस आदमी का क्या रोल है। और ये पब्लिक है, ये जनता है, सब ने पता है किस आदमी का क्या रोल है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार सीट बंटने में भी कहीं न कहीं चूक हुई है। अगर वही गलती दोबारा हो जाए, तो उसका तो खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा पार्टी को, तो उसको कैसे सेट करोगे? आप चिंता ना करो, गलती हुई हमारे से टिकट बंटवारे में, मैं मानता हूँ। मैं अपनी बात, अपनी पार्टी की कमी को मैं जो हो मैं मानता हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ टिकट बंटवारे में कमियाँ हुई, अब की बार ना कमियाँ होंगी। मैं आज आपको एक और चीज़ कह रहा हूँ, पूरे ठंडे दिमाग से आँख नाक कान खोल के पूरे कई सर्वे करा के जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। तो अंत में आप बादली की जनता से या फिर हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के युवाओं से खासकर एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा देश का दूध दही का खाना प्रदेश हमारा हरियाणा। तो आज क्या हो रहा है, मैं आप खासकर आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से मैं ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 चीज़ों से बचें, नशे और अपराध से बचें। और आप इस देश के भी भविष्य हो, इस प्रदेश के भविष्य हो, और सबसे बड़े जिस माँ बाप ने जिन अरमानों से आपको पाला पढ़ाया लिखाया है, उनकी आस आपके साथ बहुत जुड़ी है। आप इन चीज़ों से बचें और अच्छाई के रास्ते पे चल के बुराई का अंत करें। तो अंत में सिर्फ हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। आपका भी राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे सख्त प्रशासनिक पकड़ आप किस मुख्यमंत्री की मानते हो? देखिए, मैं अपने जहाँ तक मेरा, जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, एक अच्छे और समझदार तरीके से कुशल नेतृत्व जिसे कहते हैं, ये नहीं मैं हुड्डा साहब का आदमी हूँ या हुड्डा साहब के गुट से हूँ या हुड्डा साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, पर एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छे व्यक्ति के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस 10 साल हरियाणा को जो सेवा दी, ऐसी सेवा मेरे हिसाब से भाई जब से सोच समझ आई है, उससे बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा का नहीं रहा। और आने वाला जो है, अब वो भगवान की आशीर्वाद और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद रहा, तो फिर से वो एक बार इस लास्ट पारी जिसे कहते हैं, क्योंकि एज का फ़र्क होता है, तो वो ये 5 साल का एक अपना तजर्बा जो उनका है, काम करने की शैली है, किसान की, मजदूर का, सबका भला करने की, उस हरियाणा की सेवा देंगे। और सबसे सफल और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अगर कोई साबित होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो हमने बात की बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी से इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, इनके निजी जीवन के बारे में, आपके और इनके बारे में क्या क्वेश्चन रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। धन्यवाद आप